मॉर्निंग बच्चों, अभी हम लोग यूनिट 5 पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग तंतु विज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने तंतु क्या है, तंतुओं का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, वस्त्र निर्माण में प्रयोग में आने वाले विभिन्न प्रकार के तंतु हमें कहाँ से मिलते हैं, इसके बारे में विस्तार से पढ़ा। इसके बाद हमने प्राकृतिक तंतु के अंतर्गत आने वाले कपास के तंतु के बारे में विस्तार से पढ़ा। अर्थात कपास का तंतु हमें कहाँ से प्राप्त होता है, कपास के तंतु की भौतिक एवं रासायनिक विशेषता क्या है, कपास के तंतु पर सूक्ष्म जीवाणुओं तथा रंग का क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी विस्तार से चर्चा की। इसके बाद हमने कपास का तंतु हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है और इसकी लोकप्रियता के क्या कारण हैं, इसके बारे में भी विस्तार से पढ़ा। आज हम लोग एक दूसरे प्राकृतिक तंतु जो हमें प्राणी जगत से प्राप्त होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इस तंतु का नाम है रेशम यानी सिल्क। बच्चों, रेशम का तंतु भी एक प्राकृतिक तंतु है जो हमें रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। रेशम के तंतु की खोज सबसे पहले चीन में हुई। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन वहां की राजकुमारी गरम चाय का कप लेकर अपने बगीचे में पहुंची। तभी उसके चाय के कप में एक ककुन गिर गया। जब उस ककुन को गर्म चाय में से निकाला गया तो वह महीन, सुंदर और आकर्षक तंतु के रूप में खिंचता चला गया। इन तंतुओं को इकट्ठा करके इनसे वस्त्र बुना गया जो देखने में बहुत ही सुंदर, आकर्षक और चमकदार बना। ऐसा कहा जाता है कि चीन ने लगभग 3000 वर्ष तक रेशम के उत्पादन के रहस्य को अपने तक ही सीमित रखा, परंतु इसके बाद रेशम के उत्पादन का रहस्य बाहर आया और कई देशों जैसे जापान, भारत, इटली, स्पेन, फ्रांस तथा अन्य यूरोपीय देश में भी रेशम का उत्पादन होने लगा। हमारे देश भारतवर्ष में भी प्राचीन काल से ही रेशमी वस्त्रों के उपयोग का प्रचलन है। आधुनिक युग में वैज्ञानिक तरीके से रेशम के उत्पादन का श्रेय जापान को जाता है। अर्थात वैज्ञानिक तरीके से रेशम का उत्पादन करने वाला पहला देश जापान है। रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़े को शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। शहतूत का पत्ता खाकर ही रेशम का कीड़ा बढ़ता है। रेशम के कीड़े के जीवन की 4 अवस्था होती है। पहला अंडा, दूसरा लार्वा,
तीसरा प्यूपा और चौथा कीरा। रेशम के कीड़े से जब लार्वा बनता है, अर्थात रेशम का कीड़ा जब लार्वा की अवस्था में आता है, तब यह खाना बंद कर देता है। इसके मुंह के पास 2 छिद्र होते हैं, जिससे लार बाहर आने लगता है। यही लार वास्तव में रेशम का तंतु होता है। यह लार एक गोंद, जिसे सेरिसीन कहते हैं, के कारण आपस में जुड़ा रहता है और रेशम के कीड़े के शरीर के चारों ओर लिपटता जाता है। जब कीड़ा पूरी तरह से इससे ढक जाता है, तब इसे ककुन कहते हैं। अर्थात जब लार्वा पूरी तरह से इस लार से ढक जाता है, तब उसे ककुन कहते हैं। रेशम के रेशे प्राप्त करने के लिए इन ककुन को इकट्ठा किया जाता है और फिर उसे गर्म पानी में डाला जाता है। इस क्रिया में थोड़ा सा गोंद ढीला पड़ जाता है और रेशम के रेशे आसानी से खुल जाते हैं। ककुन से रेशे को खोलकर सीधा किया जाता है। इस प्रक्रिया को रीलिंग कहते हैं, अर्थात ककुन से रेशे को अलग करने की प्रक्रिया को रीलिंग कहते हैं। रेशम का तंतु बहुत ही महीन होता है, इसलिए 8 से 10 रेशों को इकट्ठे सीधा किया जाता है। फिर इन्हें एक साथ मिलाकर ऐंठन देकर रेशम का तंतु बनाया जाता है। अर्थात रेशम का जो रेशा होता है वह बहुत ही अधिक महीन होता है, इसलिए 8 से 10 रेशों को एक साथ ऐंठते हुए उससे रेशम का तंतु बनाया जाता है। रेशम के तंतु पर से बचे खुचे गोंद को हटाने के लिए इसे फिर से गर्म पानी में डाला जाता है। इस प्रक्रिया को गोंद हटाना या डीगमिंग कहते हैं। इसके बाद इस तंतु को पानी से निकाल दिया जाता है, जिस पर किसी प्रकार का गोंद नहीं रहता है। अर्थात अब यह तंतु वस्त्र बुनने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। इसके बाद हम रेशम के तंतु की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले रेशम के तंतु की भौतिक विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, रेशम का तंतु हमें प्राणी जगत से प्राप्त होता है, इसलिए इस तंतु का अधिकांश भाग प्रोटीन का बना होता है। अर्थात इस तंतु में 90% प्रोटीन, फाइबेरोइन पाई जाती है। इसके अतिरिक्त गोंद, जिसे सेरिसिन कहते हैं, अर्थात रेशम के तंतु का लगभग 95% भाग प्रोटीन तथा सेरिसिन नामक गोंद का बना होता है
और शेष 5% भाग मोम, लवण, वसा आदि से बनता है। जब हम रेशम के तंतु को सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखते हैं तो रेशम का तंतु 2 रेशों से मिलकर बना दिखाई देता है। दोनों रेशे जगह जगह पर गोंद से आपस में सटे हुए दिखाई पड़ते हैं। गोंद के कारण रेशम का रेशा असमान सतह वाला दिखाई पड़ता है, लेकिन गोंद हटा देने के बाद यह चिकना, चमकदार, सीधी रेखा के समान दिखाई पड़ता है। रेशम का तंतु एक ऐसा प्राकृतिक तंतु है जिसकी लंबाई अनंत होती है, अर्थात इसकी लंबाई 1200 फीट से लेकर 4000 फीट तक होती है। यही कारण है कि इससे जो वस्त्र बुना जाता है वह काफी चिकना, चमकदार और सीधी रेखा के समान दिखाई पड़ता है। अर्थात लंबाई अधिक होने के कारण इस तंतु में बार बार गांठ लगाने की या जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसके कारण इससे जब वस्त्र बुना जाता है तो उसकी सतह बिल्कुल चिकनी, चमकदार और आकर्षक दिखाई पड़ती है। रेशम का तंतु एक ऐसा तंतु है जिसमें अपनी प्राकृतिक चमक होती है। जब इस तंतु पर से गोंद हटा दिया जाता है तो यह और भी चमकदार दिखाई पड़ता है। इसका रंग सफेद या हल्का पीलापन लिए होता है। प्राकृतिक तंतुओं में रेशम का तंतु एक ऐसा तंतु है जो बहुत ही अधिक मजबूत होता है। यद्यपि जब इसे भिंगाया जाता है तब इसकी मजबूती कम हो जाती है, परंतु जब यह सूखता है तो इसकी मजबूती फिर से वापस आ जाती है। रेशम के तंतु में प्रत्यास्थता अथवा लोचकता का गुण बहुत ही अधिक पाया जाता है, अर्थात खींचने पर इसकी लंबाई बढ़ जाती है और छोड़ने पर फिर से यह अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। रेशम के तंतु पर सिलवटें नहीं पड़ती है। रेशम के तंतु ताप के कुचालक होते हैं, अर्थात यह शरीर के गर्मी को बाहर नहीं निकलने देते, इसलिए रेशमी वस्त्र जाड़े के ऋतु में पहनने के लिए उपयुक्त होते हैं। रेशम का तंतु जितना ही चिकना, आकर्षक और चमकदार होता है, उतना ही यदि इसको रगड़कर धोया जाए तो इस तंतु पर बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अर्थात रेशम के तंतु से निर्मित वस्त्र को कभी भी रगड़कर नहीं धोना चाहिए, क्योंकि इससे उसकी सतह
खुरदुरी हो जाती है या उसका तंतु कमजोर पड़ सकता है। रेशम का तंतु बहुत ही कोमल होता है, इसलिए इसमें ताप सहने की क्षमता बहुत कम होती है। अर्थात रेशम के तंतु पर हमें जब भी इस्त्री करनी हो तो बिल्कुल ही हल्की गर्म इस्त्री करनी चाहिए, अन्यथा गर्म इस्त्री के कारण रेशम के वस्त्र झुलस सकते हैं अथवा जल सकते हैं। चिकनी सतह होने के कारण यद्यपि रेशम के तंतु से निर्मित वस्त्र जल्दी गंदे नहीं होते, परंतु इसको धोते समय बहुत ही अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। इसे कभी भी रगड़कर, निचोड़कर या पटककर नहीं धोना चाहिए, क्योंकि गीली अवस्था में इसके तंतु बहुत ही कमजोर पड़ जाते हैं। इसलिए जब भी हम रेशमी वस्त्रों को घर में धोएं तो उसके लिए हमेशा अच्छे किस्म के साबुन का, जिसमें क्षार की मात्रा कम से कम हो, अर्थात कोमल साबुन का इस्तेमाल करें और धोने के बाद उसे निचोड़ने के बजाय हाथ से दबाकर उसका पानी निकालें। उसे धूप में नहीं बल्कि छाया वाले स्थान में सुखाना चाहिए। इसके बाद आता है रासायनिक विशेषता। रासायनिक विशेषता के अंतर्गत हम लोग रेशम के तंतु पर अम्ल तथा क्षार के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। रेशम का तंतु एक ऐसा तंतु है जिस पर क्षार का बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसलिए रेशमी वस्त्रों को धोने के लिए कभी भी क्षारयुक्त साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्बनिक अम्ल का कोई हानिकारक प्रभाव रेशम के तंतु पर नहीं पड़ता। अकार्बनिक अम्ल का तनु घोल भी रेशम के वस्त्रों पर इस्तेमाल किया जा सकता है, अर्थात अकार्बनिक अम्ल का तनु घोल यदि रेशम के वस्त्रों पर प्रयोग किया जाए तो उससे भी इस वस्त्र को कोई हानि नहीं पहुंचती है, परंतु सांद्र अम्ल रेशम के तंतु को हानि पहुंचा सकता है। खासकर नाइट्रिक अम्ल से इसका चटक रंग पीला पड़ सकता है। रेशम का तंतु एक ऐसा तंतु होता है जिस पर कोई भी रंग आसानी से चढ़ जाता है तथा वह रंग पक्का भी होता है। इसके बाद आता है जीवाणुओं का प्रभाव। रेशम के तंतु से निर्मित वस्त्र पर फफूंदी तो नहीं लगते, परंतु लंबे समय तक यदि ऐसे वस्त्रों को नमी वाले या सीलन युक्त स्थान पर रखा जाता है तो फफूंदी लग जाती है। इतना ही नहीं, सूक्ष्म जीवाणु भी उसमें लग जाते हैं जो रेशमी वस्त्र को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बाद हम लोग रेशमी वस्त्रों की उपयोगिता के बारे में जानेंगे। बच्चों,
रेशम का तंतु और इससे निर्मित वस्त्र अपनी कोमलता, चिकनेपन, आकर्षण, चमक, मजबूती और लोचकता के गुण के कारण सभी वस्त्रों की रानी कहलाता है। ऐसे भी रेशम का वस्त्र बहुत ही महंगा होता है, जिसका प्रयोग प्रायः अमीर लोग तथा राजघरानों में अधिक होता है। चूंकि इसके उत्पादन तथा इससे वस्त्र निर्माण करते समय बहुत ही अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। इतना ही नहीं, इसके उत्पादन से लेकर वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया में कुशल कारीगरों की आवश्यकता होती है। इसलिए यह वस्त्र बहुत ही महंगा मिलता है। साधारण जन रेशमी वस्त्रों का प्रयोग विशेष अवसरों पर ही कर पाते हैं। चूंकि रेशमी वस्त्र ताप का कुचालक होता है, इसलिए इस वस्त्र को हम आसानी से जाड़े के मौसम में पहन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रेशमी वस्त्रों का प्रयोग हम गर्मी के ऋतु में नहीं कर सकते हैं। महीन रेशमी वस्त्रों का प्रयोग हम गर्मी के ऋतु में भी कर सकते हैं। चूंकि रेशमी वस्त्रों पर या रेशम के तंतों पर रंग आसानी से चढ़ जाते हैं, इसलिए इस पर रंग, किसी भी प्रकार का रंग चढ़ाना बहुत ही आसान होता है और ये विभिन्न रंगों में उपलब्ध भी हो जाते हैं। इतना ही नहीं, रंग खराब होने पर इस पर दोबारा से दूसरा रंग भी आसानी से चढ़ाया जा सकता है। रेशमी वस्त्रों में लोचकता का गुण पाया जाता है, जिसके कारण इसमें सलवटें नहीं पड़ती है। इसलिए ऐसे वस्त्रों को बार बार इस्त्री करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। परंतु रेशमी वस्त्र रखरखाव तथा धुलाई की दृष्टि से बहुत ही अनुपयुक्त होते हैं। अर्थात यह एक ऐसा तंतु होता है जिससे निर्मित वस्त्रों का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में नहीं कर सकते, क्योंकि इसको धोते समय, सुखाते समय बहुत ही अधिक सावधानी की आवश्यकता पड़ती है। थोड़ी सी भी असावधानी हो जाने पर इसके तंतु नष्ट हो सकते हैं। इस प्रकार बच्चों, आज हमने रेशम के तंतु के बारे में पढ़ा। रेशम का तंतु हमें कैसे प्राप्त होता है, इस तंतु की क्या विशेषताएं हैं, किन गुणों के कारण इसे वस्त्रों की रानी कहा जाता है,
इसके बारे में विस्तार से चर्चा की। धन्यवाद।